विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक, यानी यहाँ पर क्या है, विविध विविध समझ रहे हैं ना, डिफरेंट यानी मिसलेनियस, तो विभिन्न प्रकार, विभिन्न जिनकी पृष्ठभूमि है, जैसे कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, कोई आर्थिक मीन्स गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ मीन्स गरीब, कोई सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग आते हैं ना, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, संस्कृति है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है, तो अलग अलग पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ता मीन्स क्या, लर्नर, जो सीखने जा रहा है, को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तीसरा है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। तो इसमें है पहला जो है, इसमें मानकीकृत आंकड़ों की बात, आकलनों की बात की गई। मानकीकृत आकलन, मानकीकृत आकलन जैसे क्या, जैसे कि हमने कुछ स्टैंडर्ड तय कर दिया कि इस लेवल में अगर कोई बच्चा आता है ना, तो उस हिसाब से सबको हम मापेंगे कि हाँ ये बच्चा तेज है, ये बच्चा कमजोर है, उसको वो मापने का हमने कर लिया। आकलन करने का मीन्स क्या, उसके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, उसका एक तरह से मुझे मूल्यांकन के जैसा आकलन होता है, आप लोगों को पहले बताया गया है। तो मानकीकृत, मानक मीन्स क्या होता है, स्टैंडर्ड, जैसे हम लोग मीटर से क्या मापते हैं, लंबाई को मापते हैं ना, उसको मानक माना गया है ना, तो वो मानक मान करके कहा जा रहा है कि आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए सभी के लिए। तो सभी के लिए किया जाएगा तो सब एक उस मानक पर सेट नहीं होगा। मान लीजिए हम कह दें कि जैसे किसी विद्यार्थी का लेवल इस तरह से आके कि उसकी बुद्धि लब्धि इतनी होनी चाहिए, तो उसके अंदर में सब नहीं आएगा, तो हमको सबको न देखना है। कुछ बच्चे ये ना सोचे कि हम बिल्कुल कमज़ोर हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, ये ना सोचे कि हम बहुत कमज़ोर हैं, तो हीनता की भावना आ जाएगी, है कि नहीं। तो वहाँ पर ऐसा माहौल बनाना है कि जो कमज़ोर है उसको भी ये न लगे कि हम कमज़ोर हैं, जिसका से ऐसा हमारे साथ हो रहा है। दूसरा क्या है, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तो यहाँ नकारात्मक ऐसा कुछ बोल देंगे जो नकारात्मक और रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। जैसे कोई लड़की है, कहीं कहते को लड़की का दिमाग, लड़की के पास दिमाग ही नहीं होता, कुछ लोग कैसे कहते हैं, तो ये क्या है, ये रूढ़िबद्ध धारणा है, ये रूढ़िबद्ध धारणा है। या लड़कियां कमज़ोर ही होती हैं, कुछ इस तरह से हम कह दें तो क्या होगा कि उसके माइंड में होगा कि हाँ हम लड़कों से कम है, कमतर है, अपने को मानने लगी, हीन भावना आ जाएगी। तो वहाँ पर ये मानना, रूढ़िबद्ध धारणा को मजबूत कर ऐसा कथन नहीं बोलना है। ऐसा बोल देंगे लड़की की तरह शर्माते हो, किसी विद्यार्थी को हम कैसे बोल, लड़की की तरफ शर्मा रहे हो, किसी लड़की को बोल देंगे, पर अलग है, इससे मतलब कि आप लड़की को कम आंक रहे हैं या लड़की को आप नीचा दिखा रहे हैं, इसका मतलब। चलिए तीसरा क्या है, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। विविधता संबंधी तो बातचीत टाल देंगे तो नहीं हुआ, हमको सभी बच्चों के सभी बच्चों की जो पृष्ठभूमि है उससे संबंधित बातों को टालना नहीं है। हम किसी एक को बहुत अच्छा कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारी संस्कृति अच्छी है, तुम अच्छे, तुम्हारा धर्म अच्छा, तुम्हारी जाति अच्छी है, ये तो सबको ना हमको देखना है। तो इस तरह से ये कहना है ना कि बातचीत जो है विविधता वाली उनको शामिल करनी है, तो टालनी नहीं चाहिए, है ना। विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, है ना। तो ये क्या है कि विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। हाँ, यहाँ पर क्या, विभिन्न स्टाइल, विन्यास मीन्स क्या होता है, स्टाइल, जैसे केश विन्यास मीन्स हेयर स्टाइल, है ना। तो यहाँ पर विविध विन्यास को क्या करना चाहिए, उदाहरण लेने चाहिए। तो विभिन्न तरह के उदाहरण लेकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो यहाँ पर चौथा विकल्प होगा, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। ठीक है, हम सब ने देख लिया। उसके बाद दूसरा देखिए, समस्या समाधान क्षमताओं को डी हो जाएगा, क्योंकि अब एक तीसरा में टालना है, तो टाल देंगे तो फिर कैसे हुआ, सबको कैसे हमने संबोधित तो नहीं किया। उसके बाद रूढ़िबद्ध धारणा को मजबूत करें, ये बात ठीक होगी। जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणा, जिससे निगेटिविटी फैले, क्या पहला क्या है कि मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसा ना हम स्टैंडर्ड कर दें कि उसमें 2 विद्यार्थी पास करे और सब फेल कर जाए, क्या
अब हम कह दें कि ये सब चीज़ तुम्हारे अंदर होना चाहिए और उसको सभी बच्चे पूरे नहीं कर रहे हैं, केवल 2 बच्चे पूरे कर रहे हैं, तो क्या होगा? और सब क्या सोचेंगे कि हम कुछ नहीं है क्लास में, हमारी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो इसलिए ये है कि विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए ताकि विविधता में सब आ जाए। तुम क्या खाया है, तुम क्या खाते हो, तुम्हारे यहाँ क्या बना है, नहीं समझ गया? तो ये सभी बच्चे से हम पूछ सकते हैं। छोटे बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं तो ये भी पूछ के बच्चे के बारे में हम जान सकते हैं। हाँ, तुम्हारे पापा ये कपड़ा कहाँ से लाया है, इस तरह से ही पूछ सकते हैं। उसके करीब हमको जाना है, उससे बुलवाना है, उससे संवाद स्थापित करना है हमें, है ना। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो यहाँ देखिए, सुसाध्य किया जा सकता है। साध्य मतलब क्या? जैसे कि हम लोग योग साधना करते हैं, जैसे कोई काम है उसको कंप्लीट कर लेना, वही साधना हो गया, है ना। सुसाध्य माने अच्छी तरह से काम को कंप्लीट हम कर लेते हैं, है ना। तो क्षमता जो है उसको किस तरह से हम ये डेवलप कर सकते हैं? तो समस्या के समाधान की क्षमता को किस तरह से हम अपने अंदर वो विकसित कर सकते हैं, है ना, उसी को सुसाध्य करना। तो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, बच्चों को हम में डर की भावना पैदा की, गलत बात हो गई। उसका लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, तो क्या है, लगातार अभ्यास बच्चे से कराएंगे और हाँ ये काम करना है करो, तो उससे क्या होगा? समस्या समाधान की क्षमता बढ़ेगी ना, बच्चे में विकसित होगी। तो ये चौथा क्या है? समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा है। कुछ टीचर जैसे कहते हैं कि यही करना है, इसी से करना है, मैंने और प्रक्रिया चेंज नहीं करेंगे, तब फिर क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी आई नहीं, तो समस्या तो यथावत बनी रहेगी। सब आदमी एक प्रक्रिया के अंतर्गत अपनी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए तीसरा ऑप्शन इसका होगा लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन, माने कार्य को संपन्न करना, वही का कार्यान्वयन पर जोर देकर। तीसरा देखिए, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो क्या नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना है। अधिगम कठिनाइयों से, अधिगम का टाइम क्या? बच्चा अधिगम मीन सीखना। जो बच्चा सीख रहा है, जो छात्र सीख रहा है, उसकी जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो कोई बच्चा जैसे कि वो छात्र, बहुत सारे छात्र होते हैं जो सीख नहीं पा रहे हैं, तो समस्या हो रही है सीखने में, तो उसके लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। तो व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना तो अच्छी बात है कि हाँ फलना विद्यार्थी की फलना कमजोरी है, तो उस पर हम विशेष रूप से अलग योजना बना के उसको बताएं। फिर देखिए, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। अब शिक्षा शास्त्र और आकलन कि हम बच्चा का क्या लेवल है, इसकी हम टेस्टिंग करेंगे, तो उसकी जटिल प्रक्रिया में जाएंगे, तो ये भी अध्यापक को नहीं करना चाहिए। सरल प्रक्रिया की तरफ लोग जाते हैं, तो ये भी खत्म हो गया। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। तो दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है? हाँ, विशिष्ट शिक्षा का है। हाँ, वो तो करना चाहिए, है ना। तो वो हो गया। उसके बाद संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। तो यहाँ पर क्या है? शिक्षा शास्त्रीय, जो शिक्षा शास्त्री लोग हैं ना, आप लोग पढ़ चुके शिक्षा शास्त्री, तो शिक्षा शास्त्री जो बताते हैं कि किस जैसे कि ऐसे मान लीजिए कि हम लोग मॉन्टेसरी का पढ़ रहे हैं, तो ये सब जैसे शिक्षा शास्त्री हैं, तो इनके संरचनात्मक उपागम जो इन लोगों ने बताया कि इस टेक्निक से ऐसे हमको करना, इससे बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, उसका प्रयोग करना, तो ये सब करना चाहिए। ये भी करने योग्य है, पहला भी करने योग्य है, तीसरा भी करने योग्य है। मान लीजिए दृश्य श्रव्य सामग्री में क्या है? टेलीविजन है ना, हम कोई कंप्यूटर चला दिया हमने, तो कंप्यूटर है, टेलीविजन, इसे दृश्य श्रव्य सामग्री है, ये फिर है ना। तो दूसरा हो जाएगा ऑप्शन, दूसरा नहीं करना चाहिए, जटिल हमको करना नहीं चाहिए। क्लियर है ना, कोई डाउट? पहला तो होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, तीसरा भी होना चाहिए, है कि नहीं। हम जब पढ़ा रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड क्या है? ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं हम लोग, जैसे अब हम टीवी चला रहे हैं, कंप्यूटर पर कर रहे हैं, हम वो चला रहे हैं, क्या बोलते हैं, एक प्रोजेक्टर पर पढ़ा रहे हैं, तो प्रोजेक्टर क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री। टेलीविजन क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री। कंप्यूटर क्या है? दृश्य श्रव्य, उससे भी सुनते हैं हम लोग, है ना। मोबाइल से भी आजकल पढ़ाई लोग करते हैं, तो वो भी नए जमाने में क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री। तो ये दूसरा हो जाएगा। चलिए चौथा में आप लोग आइए, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता समझते हैं? सृजन माने क्या होता है? कुछ क्रिएट करना, कुछ नया बनाना, समझे। तो सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसमें जो कुछ
मैंने आ रही उसमें कुछ बनाने की क्षमता विकसित हो रही है, वो क्षमता की पहचान है, यानी किसी के अंदर वो क्रिएटिविटी है। सृजनात्मकता मीन्स क्या, क्रिएटिविटी है तो उसकी पहचान क्या है, प्रमुख लक्षण क्या है, अति सक्रियता, तो बहुत एक्टिव है। दूसरा है असतर्कता, असतर्क है, यानी सतर्कता रहेगी। अगर सतर्कता है तो इसका मतलब क्या, सतर्कता तो होनी चाहिए ना, क्रिएटिविटी अगर सतर्क रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो अति सक्रियता, फिर कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, कम है कम परिज्ञानता, यानी परिज्ञानता कम हो या बोधगम्यता। बोधगम्यता मीन्स क्या, बोधगम्य ये समझने के सेंस में आता है। बोधगम्य मीन्स क्या, समझने में आसानी हो। बोधगम्य का मतलब क्या हुआ, कि हम इजीली उसको समझ सकें, तो बोधगम्य का ये मीनिंग होता है, समझने के सेंस में होता है, इसलिए बोधगम्य मीन्स उसको हम आसानी से समझ गए, समझ गए नहीं। बोधगम्य मीन्स क्या हुआ, आसानी से समझने योग्य चीज। कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, तो सृजनात्मकता में अब कम समझ आए आदमी को तो वो तो नहीं हुआ उसका गुण। असतर्कता तो वो भी गुण नहीं हुआ, है ना। अपसारी चिंतन और अति एक्टिव, अपसारी चिंतन ये है सृजनात्मकता। अपसारी चिंतन मैंने समझते हैं, जैसे कि हम एक बात जान गए और उसके बेस पर हम बहुत सी चीज़ें सोच सकते हैं। हम ऐसा चिंतन मीन्स क्या, बहुत सारी एक नॉलेज, कोई चीज़ के बारे में नॉलेज है और उसके आधार पर हम और भी चीज़ हम हाँ सोच सकें, चिंतन कर सकें, है ना। वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, अब सारी चिंतन करते हैं ना। वैज्ञानिक कैसे सोचते हैं, जैसे कि उन लोगों का क्या होता है कि जानते हैं कि ये सब चीज़ पहले से है रूल, और उस रूल के बेस पर वो दूसरे रूल बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, अपसारी चिंतन। ये क्या हो गया, अपसारी चिंतन। हाँ, तो अपसारी चिंतन ये बहुत ज़रूरी है। अपसारी चिंतन की चर्चा पहले ही मैं कर चुका हूँ। और एक निष्कर्ष पर पहुँचना ये होता है कि बहुत सारी चीज़ों पर एक बिंदु पर आ जाना, तो वह अभिसारी। अपसारी में एक से बाहर की तरफ निकलना, है ना। ये है इनके पास है, हाँ इसमें 21 का होगा। अच्छा होगा उसमें, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, अभी चलेगा उसका, ठीक है। हाँ, पांचवा देखिए, ध्यान देंगे आप लोग, निम्न में से अध्यापन अधिगम का, इसका अपसारी चिंतन, अति सक्रियता नहीं होगा, ये प्रमुख लक्षण, इसका क्या है, प्रमुख लक्षण, ये है पहला है ना। यहाँ पर आप लोग देखिए, अब समझे, यहाँ पर प्रश्न बढ़िया से समझे, प्रमुख है। प्रमुख लक्षण क्या है, आप खूब एक्टिव है, कोई बच्चा जैसे कोई चीज़ बहुत सारा चीज़ में एक्टिव है, लेकिन वो कुछ नया नहीं बना रहा है, कुछ नया नहीं सोच रहा है, तो उसको क्या हम कहेंगे कि रचनात्मकता है उसके अंदर। कोई खूब एक्टिव रहता है, चंचल रहता है, इधर उधर दौड़ भाग इधर उधर करते रहता है, लेकिन कुछ नया नहीं उसके पास सोचने का है ना, तो उसको हम प्रमुख लक्षण में गिनती नहीं करेंगे। ये बात अलग है कि अगर उसके अंदर रचनात्मकता है तो एक्टिव भी होगा, हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि होगा ही, लेकिन हो सकता है। लेकिन यहाँ प्रमुख लक्षण क्या है, अपसारी चिंतन। कुछ नया कैसे बनाएगा, हमको कुछ दे दिया गया, एक जैसे x² + 5 = 0, तो x क्या हो सकता है, x का है ना, तो वो सब क्या है, उसकी क्या क्या संभावना उससे निकल सकती है, यही ना अपसारी चिंतन है। तो ये चीज़ है। चलिए, तो अपसारी चिंतन प्रमुख लक्षण, अति सक्रियता भी आएगा लेकिन वो प्रमुख नहीं होगा रचनात्मकता में, वो एडिशनल है, हो भी सकता है और नहीं हो सकता। फिर से एक बार थोड़ा देख लिया, अपसारी अभिसारी में आप लोग भूल रहे हैं। जैसे कि सूरज से लाइट आती है, तो उस लाइट को क्या करते हैं, सूरज की लाइट में किरणें होती हैं, और हम लोग उत्तल लेंस का यूज़ करके उसको एक कागज़ पर एक जगह करते हैं, तो कागज़ में आग लग जाती है ना, तो वो अभिसारी किरणों क्या, अभिसारी हम लोग कहते हैं, माने वो एक जगह जमा हो, है ना, किरणें क्या हो गई, एक जगह जमा हो गई। तो इस तरह से हम अगर कहें कि ये ऐसे आ रहा है और ये लेंस लगा हुआ है और ये एक जगह जमा हो गया, है ना, तो ये अभिसारी हो गई, ये किरणें अभिसारी किरणें हो गई, है ना। अपसारी क्या है, एक बिंदु से फैल रही है,
एक बिंदु से ये फैल रही है, तो उसमें क्या कहेंगे अभिसार, बाहर की तरफ फैल रही है। तो आदमी बहुत सी चीज़ों को जानकर एक निष्कर्ष पर पहुँचे तो फिर वो अभिसारी में आ जाएगा। और एक चीज़ कुछ दिया हुआ है और उससे कोई चीज़, हाँ कोई चीज़ वो बनाए, बहुत सृजन करे, कुछ नया कुछ बनाए, तो उसको क्या कहेंगे अभिसारी। चलिए, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा? अध्यापन समझ रहे हैं, पढ़ाना, और अधिगम मीन्स क्या, सीखना। तो क्या है? ए में बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, विश्लेषण के बिना अवलोकन करना। जैसे हम देख रहे हैं, इस मछली है, पानी के किनारे बैठे हुए, तालाब के किनारे मछली है, मछली तैर रही है, हम उसको देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि हाँ मछली तैर रही है, वो झुंड में तैर रही है, क्यों तैर रही है, कुछ सोच नहीं रहे हैं कुछ ऐसा, या मछली कभी कभी ऊपर क्यों आती है ना, या फिर हाँ इस तरह से कुछ हो सकते हैं। ये सोचते हैं कि छोटी मछली क्यों ऊपर नज़र आ रही है, बड़ी मछलियाँ क्यों नहीं आ रही हैं। तो एक तो वह देख के बैठे हुए हैं, उसको देख रहे हैं, कुछ विचार नहीं कर रहे हैं, कुछ विश्लेषण नहीं कर रहे हैं उस घटना का। और कुछ होता है कि हम कुछ अगर हो रहा है तो उस पर सोचते हैं कि ये कैसा क्यों हो, है कि नहीं। तो दो तरह से हम कोई चीज़ देखते हैं, मार्केट में बैठे हुए किसी का इंतजार कर रहे हैं, कुछ विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, और फुर्सत में है बैठे हुए कि मार्केट में देख रहे हैं कि हाँ कौन सा दुकानदार कैसे सेलिंग कर रहा है ना, कैसे लोग आ रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगती है, लोग क्या क्या खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किसी की बिक्री ज़्यादा है, किसी की नहीं है। तो वो क्या है, वो विश्लेषण कर रहे हैं। और ऐसे किसी का इंतजार करने बैठे हुए हैं एकदम, मतलब वो किसी हमारे उसमें रोल नहीं है, समझे कि मरे हुए की तरह बैठे हुए हैं, बस देख रहे हैं। कोई बगल से गुजर भी गया अपना आदमी, पूछ दीजिए तो बताए वो नहीं करे क्या, तो यानी आप इस किसी लायक नहीं रहे, क्या है कि नहीं। तो विश्लेषण तो वही है, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। अवलोकन में ध्यान से देखना, समझिए, अवलोकन करना वो होता है। तो अवलोकन कर रहे हैं, कोई विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। अनुकरण या नकल और दोहराना, अनुकरण करना मीन्स नकल करना होता है, और दोहराना तो हाँ, तो ये भी ठीक है, लेकिन सबसे प्रभावशाली नहीं है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, सबसे प्रभावशाली। देखिए तीसरा, देखिए विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। यंत्रवत याद करना, जैसे 12 शब्द रूप कहते हैं तो यंत्रवत आप याद कर लेते हैं, जैसे है वैसे एकदम लगता है कि मशीन की तरह याद किए हुए हैं, नहीं जरा ऐसा भी उधर नहीं है, उसी को कहते हैं यंत्रवत कर रहे हैं ना। तो यंत्रवत याद करना, तो ये नहीं। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। संकल्पना मीन्स होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट में किसी चीज़ के बारे में हमारी धारणा क्या है, हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, इसको क्या बोलते हैं, संकल्पना, है ना। हमारे मन में जैसे हम कहते हैं कि शहद की संकल्पना क्या है, तो शहद कोई कहेगा शहद खट्टा होता है, कोई कहेगा शहद नमकीन होता है। अगर कोई कह रहा है नमकीन होता है, इसका मतलब उसके पास कॉन्सेप्ट शहद का ठीक नहीं है। तो शहद कैसा होता है, शहद का कलर कैसा होता है, कोई कहेगा शहद लाल होता है, शहद लाल होता नहीं है, शहद लाल नहीं ना होता है। तो कोई लाल, कोई कह देगा कि शहद काला होता है, तो गलत हो जाएगा, है ना। उसके बाद मिर्च को, काली मिर्च को कह देगा कोई उजला होता है, तो सब गलत हुआ, कॉन्सेप्ट नहीं। तो कॉन्सेप्ट में किसी के हमारे मन में क्या धारणा है, क्या हम विचार है, क्या उसके बारे में हम जानते हैं कि हाँ वो चीज़ क्या होता है ना, वही पर संकल्पना। तो संकल्पनाओं के बीच क्या होना चाहिए, संबंध खोजना। तो ये सही होगा, संकल्पनाओं के बीच क्या करना, संबंध। सबसे प्रभावशाली तरीका ये है कि हाँ ये चीज़, जैसे पानी है, पानी ठंडा है, जब पानी जैसे पानी का बर्फ कब, पानी से बर्फ कब जमेगा, ठंडा होगा तब, ठंडा होगा तब। और पानी है तो पानी वाष्प कब बने, जब गर्मी होगी तब। तो ये सब क्या है कि आप, तो ये सब कॉन्सेप्ट है, सबके बीच संबंध खोजेंगे तब ना हुआ। तो ये तरीका है। आगे देखिए, छठा, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण। नहीं 1 जनवरी 22 का देख रहे हैं आप जनवरी 22 का देखें, दिसंबर का देखना है, दिसंबर का देखिए आप, है ना। जनवरी 22 आप इसमें आ जाइए, दिसंबर का होगा, पेज नंबर 36 में आइए। हाँ इसमें चलिए, 6 में एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। त्रुटि माने गलती, विश्लेषण करना चाहिए, मैंने कैसी गलती, मैंने गलती जो किया है किस प्रकार की गलती है ना, कैसे सुधारेंगे, ये विश्लेषण है। क्योंकि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अध्यापिका अगर ये करेगी कि इसको ज़्यादा गलती हो तो इसको अलग बैठा देंगे, क्या तब तो वो टीचिंग का नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ। हाँ अब क्या है
कि अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन, त्रुटियों के शोधन में त्रुटि को दूर करना, शोधन में सफाई करना, दूर करना, समझ गए। तो अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। उसके बाद इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। देखिए यहाँ पर त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, इसी बात गलत है, क्योंकि केवल हम त्रुटि को ही सुधार देता अधिगम नहीं ना हुआ। हम अधिगम में विस्तृत शब्द है ना, ये व्यापक शब्द होता है अधिगम, तो वो व्यापक नहीं होता, वो भी एक पार्ट होता है। त्रुटि को सुधारना भी अधिगम का हिस्सा हो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा अधिगम ही वो है। उसके बाद है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, मतलब किसको कितनी छड़ी देंगे, ताकि जा कान पकड़वाएंगे। एक बात कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ गलती किया है, ये गलती किया है, चलो एक छड़ी खाओगे, दो गलती किया 2 छड़ी खाओगे, ये लोग ऐसे होते हैं ना। तो ये सब अब करना नहीं है। पहले पुराने ज़माने में ऐसा होता था। अब टीचिंग में छड़ी उठाना ही नहीं है ना, और आपको दंड ऐसा नहीं देने कि आप 50 बार उठ करा दीजिए बच्चा को, ये सब दंड आपको नहीं कर देना है, ठीक है ना। तो वो कुछ लोग अगर ये करते तो गलत है। चौथा देखिए, त्रुटियों की समझ, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ये सही होगा, क्योंकि ये अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। त्रुटि का प्रकार जानेंगे ना हम लोग, त्रुटियों की समझ, त्रुटि जान जाएंगे तब ना हम उस हिसाब से प्रक्रिया जो हमारी होगी टीचिंग की वो चेंज होगी कि नहीं होगी। त्रुटि जैसे देखिए बच्चा इस तरह गलती कर रहा है, मैंने हमको ऐसे पढ़ाना चाहिए। अब आप लोग जैसे कल बहुत सारे गलती कर रहे थे, अव्यय पद मैंने पूछा तो बहुत सारी गलती कर रहे थे, तो मैं समझ गया कि आप लोग कमजोरी कहाँ है, अव्यय पद आप लोगों ने याद नहीं किया है ना। और दूसरा मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग फंस रहे हैं इसमें कि शब्द रूप में फंस रहे हैं, तो शब्द रूप इनका पक्का नहीं है क्या, तो हम जाने कि नहीं जाने इससे। तो त्रुटि से क्या पता चला कि हमको कैसे पढ़ाना है, पहले इसको फिर से पढ़ा देना है बढ़िया से, और इन लोगों को कहना है, याद कीजिए, प्रोत्साहित करेंगे। चलिए आगे देखिए, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो इसमें क्या है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे करके, अभिप्रेरणा मीन्स क्या, मोटिवेशन कैसे उसमें बना रहेगा, है ना। तो बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, दूसरा यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, यंत्रवत याद करने पर उसको जोर देंगे कि एकदम ऐसे याद करके और रट करके, तो उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, है ना। बच्चों को दंड देकर, दंड देंगे तो बच्चा भाग ही जाएगा, है ना। और चौथा क्या है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, प्रवीणता मीन्स क्या, एक्सपर्टाइज उसमें आ जाए। प्रवीण मन होता है एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट बन जाए, तो उस किसी का एक्सपर्ट बने, जैसे मैथमेटिक्स में वो जोड़ घटाव सीख रहा है, उसमें एक्सपर्ट बन जाए, उससे उसकी ओर जो मूव कराए, अभिमुख बने उसकी तरफ, अभिमुख मन उसकी तरफ रुख वाला, रुख करना, अभिमुख मीन्स क्या, उसकी तरफ रुख वाला। तो प्रवीणता की तरफ रुख वाला लक्ष्यों पर जोर देकर कि हाँ ये लक्ष्य है, जोड़ घटाओ, इसको बेटर करो, अच्छा करो, और बेटर तरीके से इसको सुधारो, उसको मोटिवेट करेंगे ना, वो चीज़ हो गया। तो ये क्या रहेगा, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बहुत आसान क्रिया करा देंगे तो बच्चा में मोटिवेशन आएगा। और आप लोगों को हम जोड़ घटाव दे दें और कहेंगे ठीक है बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग मोटिवेशन आएगा नहीं ना आएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं आप लिए बहुत आसान है। आप लोग को थोड़ा कठिनाई भी देंगे कि हाँ थोड़ी कठिनाई, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी सी कठिनाई हो, बहुत ज़्यादा देंगे तो भी खत्म, बहुत आसान नहीं तो भी खत्म। मीडियम में दे करके कहते चलिए इसको ऐसे कीजिए तब होगा, यहाँ फंस रहे हैं इसको सुधारिए तो ठीक हो जाएगा, हो गया इस तरह से। उसके बाद शर्मिंदगी, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। तो शर्मिंदगी जो है ये अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली नहीं, ये प्रभावशाली नहीं है। उसके बाद है डैश के भाव को, शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो शर्मिंदगी होगी तो क्या होगा, बच्चा पूछने से शर्माएगा, कभी सीखेगा नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, संबंध तो है, कैसे नहीं है संबंध, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं। शर्माएगा तो उसको नॉलेज होगा नहीं सर, वो पूछेगा ही नहीं शर्म से, ना पूछेगा ना उसको ज्ञान होगा, समझ उसकी समझ भी नहीं पड़ेगी। बच्चा अगर आया है तो बच्चा पूछेगा ना, उसको शर्म आएगी पूछने में, तो क्या सीखेगा। चलिए तीसरा देखिए, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, सही बात है। शर्माएगा तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ना, नहीं पूछेगा तो कैसे बताएगा। विशेष जानकारी के लिए
हम डिटेल में इतना हमारे पास समय भी नहीं रहता है। चलिए, तो हम लोग आ रहे हैं 6 नंबर हो गया ना? कौन सा का नंबर बोला? बता दें, बता कहाँ तक आगे था? 9वां। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में संरचनात्मक विचार अधिगम का, तो संरचना समझते हैं। संरचना में किस तरह से वो, जैसे संरचना समझ नहीं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे कोई सजा हुआ है किसी चीज़ में, जैसे कि कोई चीज़ सजाते हैं ना, तो ज्ञान भी जैसे कि बच्चों का, जैसे जीन प्याजे का था, जीन प्याजे का था, तो उसमें क्या था कि 0 से 2 वर्ष तक क्या होगा? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। 2 से 7 में क्या होगा? अब मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसका क्या होगा? मूर्त होगा। तो उसमें क्या है कि उन्होंने बांट दिया कि हाँ इस तरह से संरचना होगी, पहले इंद्रिय गामक होगा, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। तो एक संरचना हो ना गई। जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाते तो पहले क्या करते हैं? पहले बेस मजबूत करते हैं, उसका नींव देते हैं, फिर छड़ वगैरह ढाल उड़ करके तब जाके पिलर खड़ा करते हैं, अब बीच में तब ईंट जोड़ते हैं, करते हैं ना, इस तरह से करते ही नहीं करते, फिर ढालते हैं तो मजबूत। तो ये संरचना है। तो ज्ञान की भी क्या है? संरचनात्मक, हाँ संरचना है कि कैसे संज्ञानात्मक जो है संरचना। अधिगम भी उसी तरह से, अधिगम की भी संरचना है, कोई कैसे सीखता है। तो लर्निंग कैसे, पहले बच्चा बेसिक में होता है ना। संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, पूर्ण रूप से रहेगा तो फिर क्या ज्ञान उसको हासिल होगा? बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये भी गलत है। तीसरा, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ये भी गलत है। चलिए, तो पहला होगा, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं फर्क पड़ता? प्रयास करेगा तो कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही। असफलता अनियंत्रित है, और योग्यता सुधार्य है। असफलता अनियंत्रित है, और योग्यता, असफलता अनियंत्रित है ही, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है, लेकिन यहाँ पर जो उपयुक्त क्या होगी? अधिगम के लिए क्या है? योग्यता सुधार्य है। योग्यता को हम लोग क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं, है ना। और तीसरा, योग्यता अटल है। योग्यता को टल नहीं, ये तो गलत हो गया। ऐसा तो नहीं कि फिक्स, आदमी अपना सुधार सकता है योग्यता को। कभी कम मार्क्स आए, कभी अच्छे मार्क्स आएंगे, मेहनत से वो हो जाएगा। फिर देखिए 11 नंबर, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में समझ गया ना, कॉन्सेप्ट की समझ, किसी चीज़ के बारे में है ना कॉन्सेप्ट हमारा, ये चीज़ ऐसा होता है, उसकी समझ में बढ़ोतरी में कौन सहायक है? तो बारंबार परीक्षा है। पहला क्या है? बारंबार परीक्षा। तो परीक्षा बार बार लेने से क्या उसमें सुधार होगा? नहीं होगा। जितना जानता है वही उसी में से वो अपना परफॉर्म करेगा। क्या? अन्वेषण और संवाद। अन्वेषण मीन्स खोज, है ना, कोई रिसर्च खोज एक तरह से होता है, इसको अन्वेषण बोलते हैं, है ना। और संवाद में डायलॉग, जैसे कि आप हमसे पूछते हैं कि सर ये कैसे हुआ, जैसे मैं बताता हूँ, आप सुनते हैं, आप पूछते हैं, मैं बताता हूँ, तो ये सब क्या है? संवाद है। आपस में आप लोग बातचीत करते हैं, तो क्या है? संवाद है, डायलॉग। तो ये संवाद और खोज, इससे क्या होगा? समझ में लग रहा है ना? लग रहा है, यही ऑप्शन होगा। क्या? तीसरा देखिए, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। तो जैसे कि अब कंपटीशन से तो नहीं सुधार होने वाला है, जो जानकारी है उसी में ना हम करेंगे आगे पीछे। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, तो उससे भी होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? अन्वेषण और संवाद। आगे बढ़िए, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब क्या है? अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। अधिगम किस में हो? सामाजिक संदर्भ में हो, और विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो सामाजिक संदर्भ में हम अधिगम करा रहे हैं। पूछ रहे हैं बच्चा से कि तुम लोग आते हो तो किसकी दुकान से क्या खरीदते हो, पेंसिल कहाँ से खरीदा है तुमने, है ना, ये तुम्हारे कपड़े कौन सिलता है, इस तरह से पूछते हैं। तो क्या सामाजिक संदर्भ में बच्चे से पूछते हैं, तो क्या ये कठिनाई होगी बच्चों को सीखने में? नहीं ना होगी, बच्चा तुरंत बताएगा और इजीली सीखेगा। तो बच्चों को जब हम ज्ञान देने जा रहे हैं तो क्या हो? बच्चों को हम सामाजिक
चीज़ों से जोड़ कर करके अगर हम ज्ञान देंगे तो इजीली वो सीखेगा। जी। तो पहला जो होगा वो क्या है, गलत है। दूसरा, विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया गया। तो बहुत सारे रूपों में अगर विषय वस्तु को प्रस्तुत करें तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तो बहुरूप में हम लोग प्रस्तुत करते हैं किसी चीज़ को तो क्या होता है कि सीखता है आदमी। एक चीज़ को तरह तरह के समझाते हैं तो सीखेगा ना। कोई चीज़ नहीं समझ रहा है तो बहुत सारे उदाहरण देते हैं, किसी उदाहरण से बच्चा समझ जाए। किसी से आप समझते हैं, किसी से कोई और समझता है कि नहीं। तो तीसरा जो है आपका, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तो अलग अलग सूचना में तो ये, हाँ, तो ये क्या होगा कि वो कंफ्यूज होगा, कनेक्शन होना चाहिए सब में। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को क्या है कि जैसे कि खाने से पूछते पूछते क्या खाया है नहीं खाया है, पूछते पूछते हम लोग उस पर ले आते हैं, पोषण चैप्टर पढ़ाना शुरू कर देंगे। क्या उसको बताएंगे ये है कार्बोहाइड्रेट, ये है प्रोटीन, इसमें मिलता है। जैसे अब क्या खाया है सब्जी में, कहेगा भिंडी। भिंडी कैसा होता है, तो हरा होता है। हाँ, हरा चीज़ में क्या होता है, उससे कहेगा लोहा पाया जाता है, उससे खून बनता है ना। चर्चा हमने शुरू कहाँ से की, चर्चा शुरू की खाने पीने से, आप पहुँच गए उसके पोषण पर पहुँच गए क्या। तो ये चीज़ जो है, तो यही क्या है, अलग अलग टुकड़ों में करेंगे तो नहीं ना होगा। फिर क्या है, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो बच्चा जब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, इंटरनली माने मोटिवेटेड है। अभिप्रेरित मीन्स क्या हुआ, इंटरनली मोटिवेटेड है कि हाँ हम इस चीज़ को सीखे जाने, आखिर सब क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे हम बच्चा से किसी पूछ रहे हैं खाने पीने के बारे में, दूसरा बच्चा गौर सुना, कोई बच्चा उत्सुक है कि हाँ सर जी हम ये चीज़ खाते हैं, वो सिखाते हैं, ये चीज़ से क्या होता है, सब सिखाते होता है। जी सर, खाली चावल काहे नहीं खाते हो, वो भी सोचेगा हाँ चावल काहे नहीं खाते हो। उसके मन में होगा क्वेश्चन, क्या सर से पूछे कि आखिर क्यों चावल काहे नहीं खाते हैं, खाली दाल और सब्जी भी साथ में खाते हैं ना, आखिर वो क्यों। फिर पानी क्यों नहीं, पानी ही क्यों, पानी पीते ही क्यों हो, है ना। तो बच्चा सोचेगा हाँ पानी क्यों पीते हैं। तो बच्चा के अगर बच्चा के मन में मोटिवेशन नहीं है, कुछ जानने की हाँ इच्छा नहीं हो रही है, कुछ अंदर से अभिप्रेरणा नहीं है, उसको अभिप्रेरणा बोलते हैं, है ना। तो वो कहेंगे जोश जुनून नहीं है, तो क्या होगा, नहीं कुछ साथ ही चलता है, उस पर कठिनाई होगी ना अधिगम। तो ये है, तो इसका ऑप्शन आंसर होगा सी। 13 में आइए, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। संतुलित उत्तेजना मीन्स क्या, तो हमको कुछ जानना है, उससे बहुत ज़्यादा भी हमको नहीं दिखाना है उत्तेजना, ना बहुत कम दिखाना है। साफ सुस्त पड़े हुए हैं, कुछ भी पूछ रहे नहीं पूछ रहे हैं, कुछ बताने वाले हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो भी नहीं सीखेगा। अब बहुत ज़्यादा है, उससे भी हड़बड़ी ज़्यादा होगी। देखिए कोई चीज़ होता है ना, कभी कभी कोई फिल्म ही आप लोग देखते होंगे, नहीं फिल्म देखते होंगे, या बहुत सारा, या कोई भाषण ही सुनते होंगे, या कोई चैप्टर ही पढ़ते होंगे, और उसमें होगा कि अरे भारी चैप्टर है, हमको सीखना बहुत ज़्यादा, कुछ उत्तेजित जैसा रहेंगे, तब आप सुनिएगा, लेकिन आप चाहिएगा इसको अभी याद कर ले दिमाग में, लेकिन घुसेगा ही नहीं दिमाग में। सीखने में बहुत ज़्यादा अगर किसी को सीखने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा ये रहेगा। तो वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जरा सा भी कोई डिस्टर्बेंस होगा, आप नहीं सुनिएगा। ध्यान दीजिए, कोई टीवी में कोई सीन चल रहा है, कोई डायलॉग बोल रहा है, कोई हीरो या कोई हीरोइन बोल रही है, और डायलॉग सुनने का बहुत आपको जल्दी है कि हाँ क्या कर रहा है, कितना बढ़िया चीज़ बता रहा है। और कोई अगर डिस्टर्ब कर देगा, ओह क्यों डिस्टर्ब कर दिया, अब उस इतना आप उत्तेजित है ना, जो कोई कुछ थोड़ा सा कोई बोला ना, अब वो 2-4 लाइन बोल दिया, डायलॉग खत्म हो गया, कहिए देखो तुम्हारे क्या डायलॉग खत्म हो गया। तो वो ज़्यादा उत्तेजना नहीं समझे। और नॉर्मल में अगर ध्यान दीजिए, नॉर्मल रहिएगा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो अगर कोई बोल देगा ये चीज़ देख रहे हैं, तुम देख रहे हैं, हाँ देखिए, आप इधर भी ध्यान दे रहे हैं थोड़ा सा, और वो भी बढ़िया से देख लीजिएगा। और जरूरत से ज़्यादा रहिएगा ना, तो ना आप अगर जरा सी मिस्टेक किया, कोई कह टोक दिया ना आपको, बस देखिएगा पूरे डायलॉग खत्म हो गया कि हमने मूड खराब कर दिया, लेने का दिन या गुस्सा उस्सा करके टीवी बंद कर होता है कि नहीं होता है, कहीं देखिएगा। यही तो संतुलित उत्तेजना नहीं हुई। संतुलित में ना ज़्यादा रहेगा ना कम रहेगा, कोई भय नहीं। तो देखिए अधिगम में कोई भय रहेगा, अधिगम में तो भय होगा तब सीखेगा नहीं, तो ये नहीं, तो पहला ही होना चाहिए। ऐसे दूसरा तीसरा चौथा देख लेते हैं। कोई उत्तेजना नहीं, उत्तेजना के बाद खत्म हो गई। उच्च उत्तेजना ये भी गलत है, उसके बाद उच्च भय ये भी गलत है, निम्न उत्तेजना उच्च भय सब खत्म, पहला हो गया आंसर। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो है, समझ रहे हैं ना, कि दुनिया में कोई 2 आदमी जुड़वा भाई बहन भी पूरे गुण में एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर होता है।
तो ये किस तो प्रतिरूपित किया जा सकता है, को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो इसमें है न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर। प्रतिरूपित मतलब क्या हुआ? जैसे आप लोग क्या करते हैं, कहीं से उखाड़ लेते हैं गोभी का पौधा और कहीं लगा देते हैं, कोई प्रतिरूपित हो गया, वहाँ से उखाड़े वहाँ डाल दें। तो यहाँ पर विभिन्नता का जो व्यक्ति विभिन्नता जो है वो, हाँ, अब किस पर आप लाद रहे हैं उस चीज़ को, नहीं समझे? तो व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, कहाँ पर आ रही है? तो है माने अब जैसे कि वातावरण है, समझ में आ जाएगा। दूसरा आइए, इस पर आइए, ऑप्शन पर आ जाइए। न आनुवंशिकता पर न वातावरण। आप कहेंगे ना इसका जिम्मेदार कौन है? ये प्रतिरूपित मतलब क्या, इसका जिम्मेदार वातावरण, क्या समझे? अब अगर जैसे मान लीजिए अगर आप लोग मेहनत अगर नहीं आ रहा है, टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं ला रहा है संस्कृत में, कहिए कि आप अपनी परेशानी किस पर प्रतिरूपित कर रहे हैं? हम पर प्रतिरूपित कर रहे हैं कि सर नहीं पढ़ाए। अब समझेंगे, एक बात मैं कह रहा हूँ, कोई प्रतिरूपित यही हुआ कि जिम्मेदारी दे देना, तो कौन है इसके जिम्मेदार? ना आनुवंशिकता है ना वातावरण, तो ये गलत हो गया। व्यक्तिगत भिन्नता इसका दोनों कारण है ना, आनुवंशिकता के कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है और व्यक्तिगत वातावरण के कारण भी होता है, तो दोनों का होता है उस प्रश्न। तो ये क्या है? बी हो जाएगा ऑप्शन, ये गलत नहीं होगा, बी होगा। समझे ना, आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर, पर्यावरण भी इम्पोर्टेंट है, हाँ, दोनों का पारस्परिकता माने एक दूसरे का जो है ना एक दूसरे पर प्रभाव डालेगा और इसका असर इस पर आएगा, व्यक्तिगत भिन्नता पर आएगा। 15, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या कहलाता है? आत्म केंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। तो आत्मकेंद्रिता नहीं होगी, है ना, कोई कुछ जब मन में कोई बात रखता है तो वो आत्मकेंद्रित हुआ, वो नहीं। मनोवैज्ञानिक विकार, ये मनोवैज्ञानिक विकार नहीं। हम लोग भी कभी कभी क्या आपस में बात अपने आप से बात करते रहते हैं, नहीं, कभी कभी देखिए अपने आप मुँह से अपने बोलने लगिएगा, नहीं, कोई भी चीज़ विचार बोलिएगा, बहुत कम ही, लेकिन कभी कभी जैसे मन पे कोई विचार जैसे बोलते हैं, लोग मन की बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बोलते हैं। उसके बाद देखिए संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, तो ये संज्ञानात्मक अपरिपक्वता नहीं है, ये भी नहीं है। स्वतः नियमन, ये देखिए स्वतः नियमन, स्वतः नियमन यानी अपने आप को एक तरह से हम क्या करें, अपने नियम में बांध रहे हैं, अपने आप को एक तरह से डायरेक्शन दे रहे हैं कि हाँ ये हमको करना है। जैसे आप कहेंगे अब मुझे खूब मेहनत करना है, फिल्म सब में बहुत डायलॉग ऐसे आता है ना, कोई हीरो हीरोइन का कुछ हो जाता है, कहता है अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, अपने आप बोलते रहता है, नहीं, अब कहीं पे रहेगा, पहाड़ पर चलते रहेगा, नदी के यहाँ टहलते रहेगा, सोचेगा कि अब जो मेरा दुश्मन जैसा किया है उसे छोड़ेंगे नहीं, क्या, तो उस समय रहता है ना, तो कुछ बोलते रहते हैं लोग, तो वो सब स्वतः नियमन में आ जाए, अपने आप को नियम के तहत बुला रहा है कि हमको करना है। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना, यही ना है। तो मूल्यांकन लक्ष्य होना चाहिए कि जरूरत क्या है और आवश्यकता क्या है उसकी, क्या। अब पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने की विद्यार्थियों की पहचान करना, तो यह पुरस्कार देने के लिए हम बच्चा को जो है सबसे ज़्यादा जो मार्क्स उसको पुरस्कार देंगे, इसके लिए अगर हम आयोजित करें तो गलत है। अगर हम ये सोचकर ये करें कि जो 100 विद्यार्थी है, आज इसमें देखते हैं कि कौन टॉप करता है, और टॉप करने जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसको हम पुरस्कार दे देंगे तो हो गया मूल्यांकन का जो मकसद है पूरा होगा, तो ये गलत है। हमको ये देखना है कि जितने बच्चे परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी ज़रूरत क्या है और ज़रूरत क्या है, उसकी कमी क्या है, और उसको क्या करना, उसको सुधारने का हम प्रयास करें, इसलिए मूल्यांकन करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि हम पुरस्कृत किसी को पुरस्कार ही दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। उसके बाद क्या है, पुरस्कार विद्यार्थियों को नामांकित करना, विद्यार्थियों का एडमिशन करना, ये उसका नहीं है। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, तो ये फिर विद्यार्थी विभाजित कर देंगे तो ये मूल्यांकन का मकसद नहीं है। समझ गया? तो पहला होगा, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेंगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्या
बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित का अनुप्रेरित मतलब क्या, उसको निष्प्रेरित पर प्रेरित का उल्टा हो गया क्या, तो ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी। हाँ, आधारभूत की जैसी बेस तो यही ना बनेगा। बच्चा क्वेश्चन नहीं करेगा, बच्चा ज्ञान होगा। बच्चा पूछता है कि सूरज लाल क्यों होता है, सुबह में सूरज लाल क्यों दिखाई देता है, सूरज क्यों चमकता है ना, तारे क्यों चमकते हैं, है कि नहीं, सूरज बड़ा है कि पृथ्वी बड़ी है। बच्चा पूछता है ना, क्वेश्चन करता है कि नहीं। महासागर में पानी में लहर क्यों ऐसे ऐसे लहर आती रहती है, अब पोखर के पानी में लहर काहे नहीं होता है कि नहीं। नदी में पानी भागते रहता है, कहाँ से पानी आता है, पानी कभी खत्म नहीं होता है। क्वेश्चन है कि नहीं है। तो बच्चा क्वेश्चन करेगा तब ना ज्ञान होगा, तो बेस वही ना उसका तैयार होगा। ज्ञान जो भी सीखेगा उसके लिए तो बेस वही होगा। नेक्स्ट आइए, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है और लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। सी होगा, चुनौती देना मैंने उसके अगेंस्ट हो जाना हो जाएगा। और यहाँ क्या है, दर्शाता है मैंने दिखाता है, ये रूढ़िवादिता हो गई है ना। 19 में एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, है ना। और दूसरा है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो प्रगतिशील कक्षा है, तो प्रगतिशील कक्षा में हम मार्क्स देख करके उसका एडमिशन लेंगे तो वो नहीं हुआ, प्रगतिशील से प्रगति होने वाली नहीं है। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए कि हाँ बउआ इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा तुमको कुछ नहीं पढ़ना है, तब तो अटल हो गया वो क्या, तो ये भी नहीं चलेगा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, तो कंपटीशन होगा तो प्रगतिशील तो उसका नहीं हुआ। प्रगतिशील कैसे होगा कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। कंपटीशन में कोई बढ़िया कर जाएगा और बाकी सब ऐसे मुंह देखते रहेगा उसका, तो ऐसे तो नहीं हुआ। हमको सबको मौका प्रदान करना। प्रचुर समझते हैं, प्रचुर का मतलब पर्याप्त, जितना होना चाहिए, क्या समझे। प्रचुर वर्ड का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त मतलब ज़्यादा ना कम, जितना होना चाहिए। जैसे है ना, हमको 5 लीटर पानी पिला दीजिएगा तो मेरा क्या होगा, हॉस्पिटलाइज ना होंगे, है कि नहीं। इतना हमको एक ढक्कन 5 ml पानी पिला दीजिएगा, प्यास खूब लगी हुई है, तो क्या वो भी ठीक नहीं हुआ। पर्याप्त हमारे लिए होगा, कम से कम एक गिलास पानी पिलाइएगा तो पर्याप्त होगा। तो 1 गिलास हमको बोतल में पिला दीजिए पानी, प्यास लग गई, पर्याप्त पानी पिलाइए। मुकेश जी पर्याप्त पानी पिलाइए हमको। चलिए 20, क्वेश्चन नंबर 20, लॉरेंस कोलबर्ग है ना के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ये प्रथागत होगा, ये होगा प्रथागत। अब ये क्यों होगा प्रथागत, बता रहे हैं। ये प्रथा है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अब जैसे हम लोगों ने मान रखा है कि देखो किसी का सामान नहीं चुराना है, बच्चों को बताते ही नहीं बताते, तो बच्चा वो जान रहा है कि ये गलत चीज़ है। किसी को गाली नहीं देनी है, बच्चों को हम सिखाते हैं तो बच्चा हमसे सीखता है ना, तो पूरा सब कहता है कि हाँ गाली नहीं देना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए किसी को। तो इसलिए क्या करते हैं, हम जान रहे हैं कि समाज गाली देने को गलत मानता है, इसलिए हमको गाली नहीं देनी है। तो यह जो सीखा, ये जो उसके विकास हुआ, ये नैतिक विकास जो हुआ वो प्रथागत हुआ, क्या समझे, ये प्रथागत है। उसके बाद जैसे हम देखते हैं समाज में कि इससे पैर छू के प्रणाम करना है, जनरली हम लोग देखते हैं ना, हम लोग के हिंदू धर्म संस्कृति में पैर छू के माता पिता को लोग प्रणाम करते हैं, गुरुजन को प्रणाम करते हैं। तो क्या है, वो देखते हैं कि समाज इसको स्वीकृति दे रहा है कि हाँ पैर छू के प्रणाम करना चाहिए। तो हम लोग कहते ये चीज़ सही काम है। वो काम जो हम करते हैं तो इसका मतलब क्या, वो इसलिए करते हैं क्योंकि सब कहता है इस करना चाहिए। शादी ब्याह शादी ब्याह में क्या होता है, ईद विद जो भी होता है उसमें लड़का और उसके जो होते हैं अभिभावक, हम लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं ईद विद में, क्यों, क्योंकि समाज इसको मान्यता देता है, इसलिए हम करते हैं। नहीं, इसलिए करें कि समाज इसको मान्यता दे रहा है, तो ये भी प्रथागत हो गया, है कि नहीं, ये प्रथा है, इसलिए प्रथागत में आ गया। उसके बाद देखिए
बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो क्या है? पहला है समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक है। ये तो गलत है। पहले तो परिवार है तब समाज है आगे, माने विद्यालय आज समाज जो कहिए, पहले तो परिवार ही ना मेन प्राथमिक होता है। परिवार समाजीकरण शुरुआत किससे होती है? समाजीकरण की परिवार से, परिवार से समाजीकरण की शुरुआत होती है। तो समाजीकरण परिवार एवं जन संचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं, तो ये भी गलत है। तीसरा है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। ये सही है, ये सही है, तो सी हो जाएगा सही। चौथा देखने की जरूरत भी नहीं है ना। 22 बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। दूसरा देखिए, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं और बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है और एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। विभिन्न दशाएं हैं बुद्धिमत्ता की। देखिए इसमें जो है यह बहुबुद्धि सिद्धांत में यह 9 तरह के थे। बहुबुद्धि सिद्धांत का आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझ गया ना। इस सिद्धांत को फिर से मैंने पढ़ा भी दिया है, वैसे उसमें शायद आप क्लास में नहीं थे, उसको बढ़िया से पढ़ लेंगे। बुद्धि वाला जो चैप्टर है ना, उसको बढ़िया से सारे लोग पढ़ लेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, एक बार पढ़ लेंगे ना, मैं एक बार फिर इसको पढ़ाऊँगा इस चैप्टर को, ताकि बुद्धि संबंधी कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो वो सॉल्व बहुत इसमें है। बहुबुद्धि सिद्धांत में 9 है, एक दूसरे से कहता है अलग अलग है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? तो क्या होगा? परिकल्पित निगमनात्मक सोच। उसके बाद क्या है? संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। अमूर्त सोच का विकास, विचार या सोच में केंद्रीकरण। बताइए क्या होगा? संज्ञानात्मक सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक है, यानी 2 से कितना तक? 7 में, 2 से 7 में केंद्रीकरण होगी, विचार, हाँ केंद्रीकरण होगी, है ना। अमूर्त सोच का विकास इसमें नहीं होता है, वो आगे चला जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, है ना। अक्रमबद्ध करने की क्षमता, संरक्षण करने की क्षमता भी उसमें नहीं रहती है। परिकल्पित निगमनात्मक सोच भी आगे की चीज़ हो गई, समझ गया? जी होगा। 24 में देखिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है और विकास बहुआयामी होता है, और तो विकास बहुआयामी तो होता है क्या? अब विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ये भी गलत है। संस्कृति चेंज होगी तो विकास भी चेंज हो जाएगा, है ना, विकास की दर चेंज हो जाएगी। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, ये भी गलत है क्या? कहीं भी हो सकता है, तो बी होगा। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो किसमें? अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण। तो यहाँ पर संतुलित यह है ना, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अधिगम प्रक्रिया किसमें? सांस्कृतिक, हाँ हाँ, सांस्कृतिक उपकरणों पर, है ना, कि महत्व पर। हाँ हाँ हाँ, चलिए 26 में आइए। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। स्कीमा, इसका हो जाएगा स्कीमा या मनोबल, है ना। तो ये इसमें है, किसमें? जीन पियाजे में, ठीक है ना। तो हाँ, ये मानसिक संरचना हो गई। जैसे नहीं समझे, मानसिक संरचना जैसे हो गई, जैसे हमने क्या कहा कि 0 से 2 तक रहेगा, तो इसका सामान्यीकरण हो सकता है। जैसे कि 0 से 2 वर्ष का बच्चा, जो दुनिया में सब बच्चा होगा, 0 से 2 वर्ष में सब में एक तरह का पैटर्न होगा सीखने, जो विकास होगा संज्ञानात्मक विकास एक जैसा होगा। फिर देखिए 2 से 7 में दुनिया का जितना ही बच्चा होगा सब में एक तरह से कुछ समानता होगी, समझ गए ना। वो
थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है कि मान लीजिए 1 साल कोई आगे बेहतर सीख रहा है, तेज़ी में सीख रहा है कोई चीज़, लेकिन वो ज़्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन 2 से 7 वर्ष के बच्चे के बारे में पहले से जान जाए कि बच्चा में फलना फलना गुण हो, है कि नहीं। छोटा बच्चा आप देखेंगे 2 से 7 साल का बच्चा होगा तो वो क्या करेगा कि वो कल्पना करता है, जैसे कि वो ऐसा करेगा कि 2 से 7 में है ना, तो वो कभी घर बनाए, हाँ घर बनाएगा, कहेगा हम इसमें रहेंगे। सोचिए उसमें रहने वाला है, लिखेगा देखिए मेरा घर है, मेरा घर का है, तोड़ दिया। देखिए सोच, हम लोग घर वैसा बनाएंगे। हम जैसे मेरा बेटा है तो क्या करता है, मेरा छोटा बेटा तकिया से घर बनाएगा, कभी सोफा उपा का जितना गद्दा उद्दा उसका सोफा का नहीं होता है बैठने वाला, वो सब निकाल करके उसका घर बना लेगा। उसको मच्छरदानी वगैरह लगा के देखो मेरा घर बन गया। कोई मेरा घर तोड़ेगा नहीं, उसके लिए झगड़ा भी कर लेता है। कोई उसका घर तोड़ दिया बस रोने लगता है, फिर उसको गुस्सा भी करता है कि नहीं। तो वो क्या है, कल्पना उस उम्र में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तो उसमें क्या है वो कल्पना से वैसे बनाएगा। समझ गए कि नहीं समझे। तो वो पैटर्न समझे, स्कीमा मीन्स क्या, पैटर्न जो सामान्यीकरण हो सकता, वो संरचना है जो जिसका सामान्यीकरण समझते हैं। सामान्यीकरण मतलब हुआ कि जैसे कि उस तरह का और भी चीज़ हो सकता, जैसे कि ये हमारे साथ होता है तो सबके साथ होता होगा इस उम्र में, तो क्या हुआ ये किस गुण का सामान्यीकरण हो गया। जैसे मान लीजिए किशोरावस्था में नेतृत्व की क्षमता है, तो नेतृत्व की क्षमता जनरली सब में होगा नहीं, तो हम कहते नेतृत्व की क्षमता का ये क्या है, सामान्यीकरण हो। इस उम्र में जनरली सब लोग नेतृत्व की क्षमता विकसित होने लगती है कि नहीं। तो सामान्यीकरण इसमें सब पर ही लागू होगा। सामान्यीकरण में तो क्या हुआ, ये चीज़ सब पर लागू होगा, ये सामान्यीकरण होगा। उसके बाद आइए एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, डैश पर जोर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए, समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, ये तो गलत बात है, अलगाव की बात कर रहा है, तो ये तो गलत ना हो गया। जो सामाजिक पहचान किसी की है, कोई किसी जाति का, किसी धर्म का है, किसी विचारधारा का है, किसी संस्कृति का है, उस हिसाब से उसको अलग अलग कर दें तो समावेशी क्या नहीं हुई। दूसरा देखिए अब देखिए हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, तो हर बच्चे को अवसर प्रदान करना है हमको। और दूसरा क्या है, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, अब अविभेदी समरूप निर्देशों, तो यहाँ पर है हर बच्चे को सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, ये होना चाहिए, बी में होना चाहिए। क्योंकि समावेशी शिक्षा में क्या है, अब मान लीजिए कोई दिव्यांग माने पहले विकलांग कहा जाता था, लेकिन दिव्यांग वाला जो अधिनियम बना है ना, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में बना है ना, तो उस हिसाब से क्या है, दिव्यांग आपको कहना है, विकलांग वर्ड यूज़ नहीं करना है। पहले लोग विकलांग कहते थे ना, तो विकलांग अब गैर कानूनी हो जाएगा, विकलांग आप नहीं कहिए, क्या कहिए, दिव्यांग कहिए, है कि नहीं। अब क्या करना है, दिव्यांग, तो वो क्या है कि दिव्यांग भी है तो वो भी क्लास में बैठेगा नॉर्मल पैर हाथ वाले के साथ, समझ गए ना। और यहाँ तक कि जैसे कि अब कोई बच्चा अंधा अगर है, जैसे अंधा अगर उसका ये बाधित है, तो उसको भी वही ज्ञान देना है जो नॉर्मल बच्चे गेन कर रहे हैं, लेकिन तरीका अलग होगा। जैसे हमको डॉक्टर ने कहा कि आप जो है आपको दांत में प्रॉब्लम है, कुछ ऑपरेशन है, कुछ भी, लेकिन जो नॉर्मल आदमी खाएगा हमको क्या करे, कुछ पाइप के जरिए वही चीज़ खिलाएगा जो और लोगों को खिलाया जाता है, क्या वो, लेकिन खिलाना वही है। आप समझे कि नहीं समझे, ज्ञान सबको वही देना है, लेकिन तरीका अलग होना चाहिए। कोई ऑनलाइन पढ़ता है, कोई किताब से पढ़ लेता है, कोई ऑफलाइन पढ़ता है, कोई ऑनलाइन पढ़ता है, कि सब तक पढ़ाइए ना कर रहा है, तो वो चीज़ है। ब्रेल लिपि के जरिए भी वही पढ़ाना है उसको जो हम आप पढ़ते हैं, क्या वो चीज़ है। तो समावेशी में सबको शामिल करना है। गरीब का बच्चा भी उसी बीच में बैठेगा जो अमीर का बच्चा बैठेगा, और उसका ड्रेस सबका सेम रहेगा। क्यों ड्रेस सेम रहेगा, यहाँ ड्रेस इससे सेम रहेगा ताकि अगर वो अमीर है तो महंगा ड्रेस पहन लिया, 5000 का पहन लिया, और गरीब है तो 500 का पहन के चला है, वो चीज़ नहीं, सबका ड्रेस सेम होगा, समझ गए। उससे भेदभाव की भावना नहीं आएगी। तो वो चीज़ इसलिए स्कूल में ड्रेस क्यों है, ड्रेस की समानता के लिए,
समझे कि नहीं समझे? तो एक दूसरे को माने सब समान दृष्टि से सब एक दूसरे को देखें, अब ऊंच नीच की भावना ना हो, समझ गए? और एक लक्ष्य है छात्र का, जैसे एक लक्ष्य होता है ना, जैसे क्रिकेट का प्लेयर है तो सब अपना जर्सी में उतरता है कि नहीं उतरता है, और उसमें 10 खिलाड़ी रहेगा एक ड्रेस में, तीसरा जीन्स टी शर्ट में आ जाएगा तो उसको मैच में घुसने देगा फील्ड में, तुरंत बाहर कर देगा, चाहे कितना ही महान खिलाड़ी क्यों ना, है कि नहीं है? सब आएगा ड्रेस में आएगा, ड्रेस कोड लागू है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। कहाँ तक आगे थे? 26 देखिए 28 में आए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? कौन सा? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है ना, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र। देखिए विकलांग छात्र के लिए आया है, विकलांग छात्र के लिए क्या आया है? ये क्या है? जिससे दिव्यांगता है, प्रयोग उपयुक्त है, दिव्यांगता है। देखिए दिव्यांगता ये होगा, ध्यान दीजिए, अब विकलांगता यूज नहीं करना है, हमको क्या करना है? दिव्यांगता। तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, समझे कि नहीं समझे? विकलांग शब्द आप यूज नहीं कर सकते, अशक्त यूज नहीं करना है, मंदित छात्र सीधे कहेंगे दिव्यांग है। चलिए, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो पहले क्या होगा? मूर्त होगा, अमूर्त तथा सांवेदिक नहीं। सांवेदिक का मतलब देखिए, सांवेदिक का मतलब वही इंद्रिय जनित गामक अवस्था ही होगी। सांवेदिक मतलब क्या हुआ? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित मीन्स क्या? जैसे बच्चा क्या करता है? आँख से, जैसे आँख से कुछ देखते रहेगा, कोई चीज़ को देखेगा, कुछ तोता को बांध करके लटका दीजिए, बच्चा पैर हाथ ऐसे ऐसे करते रहेगा। हाँ, वो देख रहा है, आँख से देख रहा है, अब अपना पैर हाथ से कर रहा है, तो आँख के जरिए वो सब आँख से कर रहा है, कहीं मुंह से कर रहा है, कभी हंस के मुस्कुरा के कुछ अपनी भावना कैसे व्यक्त करता है? मुस्कुरा के, रोक के, हंस के, क्या हंस के मुस्कुरा के, थोड़ा बच्चा हंसता है, थोड़ा मुस्कुराता है, रोता है ना, आँख से जो भी है वही क्रियाकलाप है। तो इंद्रिय जनित, इंद्रिय से जो जनित है, रोता है तो मुँह का टेढ़ हो जाता है उसका, नहीं, उसके बाद गामक अवस्था, उससे पैर हाथ चलाता है। तो इंद्रिय जनित जो भी भावना है वो इंद्रिय के जरिए वो क्या करता है? व्यक्त करता है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, तो वही अवस्था है 0 से 2 साल, वही सांवेदिक वही है। तो पहले होगा सी होगा सांवेदिक, तब मूर्त, तब अमूर्त। आगे देखिए 30 में देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो किस प्रकार देखा जाना चाहिए? प्रगतिशील में योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। तो योग्यता आधारित समूह बना देंगे तो ये नहीं हुआ। दूसरा क्या है? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, तो ये तो महत्वपूर्ण है। तीसरा क्या है? अधिगम की प्रक्रिया बाधा, ये तो बाधा नहीं होगी, प्रगतिशील से बाधा थोड़ी होगी। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, तो ये भी नहीं होगी। जैसे प्रगतिशील शिक्षा जो है ये जॉन डीवी का दिया हुआ है, समझ गए? जॉन डीवी थे ना शिक्षा शास्त्री, उनका ये है कॉन्सेप्ट प्रगतिशील शिक्षा। तो इसमें वही है कि आपको अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये इसका बी हो जाएगा। क्लियर हो गया?